तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बहुत दिनों से हरियाणा में रोजगार को लेकर बहुत बड़ी बड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव बात चल रही है, और आज जब सीईटी का सी का एग्जाम की बस होने वाला था, फिर से बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। और मैं प्रॉब्लम इसी आ गई मार्केट में नू दिख रहा है जुनू बस के बताऊं, रहने दवा। अपने पास बहुत सारे सवाल हैं सीईटी को लेकर। आज बात करेंगे, हमारे साथ चेयरमैन साहब बैठे हैं भोपाल सिंह खत्री जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सच में ही अब यूं लगा है कि भाई एचएसएससी बोर्ड ने मतलब जो उनकी ऐप है उसके जरिए सारे बड़का के किसी के नंबर कट गए, किसी का कुछ हो गया, किसी का। सच में जो आपकी ऐप है जिसमें समस्याएं हैं ये? नहीं, हमारी ऐप में कोई समस्या नहीं है। हमारा सारा कुछ डिजिटल है। अगर कोई समस्या है तो वो कैंडिडेट लेवल पे ही है। 2-4% पे तो होगी जी कोई समस्या। समस्या है जो है हम उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं जी। सीईटी का जैसे ही हमने रिजल्ट डाला, डिटेल रिजल्ट जी, तो हमारे पास शिकायतों के अंबार लग गए। तो हमने सारी शिकायतों का पूरी तरह से एनालिसिस किया और हमने देखा कि सिर्फ हम जहां हमारे सिस्टम से या हमसे कोई मिस्टेक हुई वो एक कैटेगरी में हुई, वो थी एक्स सर्विसमैन। क्योंकि हमने सारा डाटा PPP से उठाया था। PPP में कहीं भी एक्स सर्विसमैन का डाटा उपलब्ध नहीं था। वहां पे उसको रिटायर या पेंशनर दिखाया हुआ था। तो जब बड़ी मात्रा में हमारे पास ये ग्रीवेंसीज आई, खासकर एक्स सर्विसमैन की तरफ से, और वो भी मैक्सिमम के ठीक थे, 1096 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको एक्स सर्विसमैन नहीं दिखाया गया था, उनकी पेरेंटल कैटेगरी दिखाई गई थी। जैसे एक्स सर्विसमैन जनरल था, एक्स सर्विसमैन BC था, एक्स सर्विसमैन SC था। वहाँ एक्स सर्विसमैन ना दिखा के उसको जर्नल SC या BC दिखा दिया। यहाँ तो हम अपनी बात मानते हैं कि हमारे लेवल पे कोई कमी रह गई थी जी। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने फादरलेस के एक्सपीरियंस जो कुछ नंबर उन्होंने विड्रॉल किए थे और अब भी उनके जुड़ के आ रहे हैं। तो उन्होंने एक तरह से फादरलेस का जब फार्म भरा, क्लेम किया उस टाइम, और फॉरगो करते टाइम ये कहा कि मेरे पास फादरलेस का सर्टिफिकेट तो है, मैंने क्लेम भी किया है, पर मैं जो फादरलेस के शर्तें हैं वो पूरी नहीं करता। जैसे मैं पहली दूसरी संतान नहीं हूँ, मेरे पिताजी की मृत्यु 42 साल से ऊपर हुई थी, या मैं 15 साल से ऊपर था, तो उन्होंने विड्रॉल किए। वो भी कुछ ऐसा आंकड़ा है जो हम अपडेट नहीं कर सके। पर मैं आपके माध्यम से जो भी इस तरह के 2-3 कैटेगरी हैं ये जी, हम उनकी इंटरनल स्क्रूटनी कर रहे हैं, और अगले 2-3 दिनों में हम सारे चीज़ों को अपडेट कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये 2 समस्याएं आई थी, बाकी समस्याएं कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट के लेवल पे हैं। मैं इस बात को पूरी तरह से कह सकता हूँ। यूट्यूबर्स कैंडिडेट पूरा ज्ञान पेल रहे हैं हरियाणा में कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वो खुद ही अपना फार्म उठा के देख लें, जो उन्होंने क्लेम किया वो उठा के देख लें, अपने जो कोचिंग सेंटर में जाते हैं उनसे दिखा लें, कहीं ना कहीं उन्हीं की मिस्टेक मिलेगी। ओके सर, तो मेरे पास कुछ सवाल हैं। आपके पास तो सवाल भी ज़्यादा ही हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। एक तो पहला सवाल ये सर, एक्स सर्विसमैन कितनी बार अतिरिक्त अंक ले सकता है? अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी कि एक्स सर्विसमैन या फादरलेस भी जी कि कितनी बार बेनिफिट ले सकता है। मगर अब से 6 महीने पहले चीफ सेक्रेटरी साहब जो हरियाणा के हैं उनकी तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कोई भी बेनिफिट जो है वो अब 1 टाइम ही होगा। ओके। अच्छा, सीईटी ग्रुप C में आपने हैंडीकैप पर्सन कैटेगरी वाइज जो बालक पास हुए हैं
उनकी लिस्ट नहीं बनाई, बाकी सारी कैटेगरियों की आपने लिस्ट बना के भेजी है, हैंडीकैप वालों की नहीं बनाई? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने कोई कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी नहीं की। अच्छा जी। कि जनरल की ये है, एससी की है, बीसी की है, हमारी लिस्ट कंबाइंड है। और जब वो पोस्ट के अंगेंस्ट भर रहा है जी तब वो अपनी कैटेगरी में जाके भरेगा। अगर किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि फला कैटेगरी में हैंडीकैप्ड की पोस्ट है जी, तो वो हैंडीकैप्ड कोटे में अपनी सीट भर सकता है, हमने कोई रोक थोड़ी रखा है उसको। पर हाँ, जो प्रीलिमिनरी उसने पेपर दिया है सीईटी का, जी। वहां भी उसने अपने आप को हैंडीकैप्ड ही दर्शाया हो। ओके। अच्छा, एक भाई का मैसेज है जी, हमने दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस करवाया है, क्या वो मान्य है, या इसी प्रकार दिल्ली से, राजस्थान से, हम आउट ऑफ हरियाणा की जो भी स्टेट है वहां से, वहां के गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस क्या माना आउट जाएगा? ऑफ हरियाणा का ही नहीं, विद इन हरियाणा का भी प्राइवेट स्कूल का भी नहीं माना जाएगा और किसी स्टेट का गवर्नमेंट का भी नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, आईटीबीपी के जो स्कूल हैं सेंटर के, जी। उनका भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारी एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि हरियाणा गवर्नमेंट का ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट माना जाएगा। अगर वो सर्टिफिकेट माना जाएगा तो सिर्फ एज रिलैक्सेशन के लिए माना जाएगा, नंबर ग्रांट नहीं करेंगे हम। नंबर हम सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट में जो पढ़ा रहा है जी। उसी को नंबर देंगे। तो मतलब हरियाणा प्राइवेट स्कूल है उनका नहीं माना नहीं माना जाएगा, जो वो अब एफिलिएटेड भी स्कूल हो, एडेड भी हो, हमारी एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट लिखा जी। हुआ है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का अगर किसी भी स्टेट का नहीं माना जाएगा, ना केंद्र का माना जाएगा। जी। अच्छा, सीईटी का उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई थी, कैसे और कितनी जल्दी उनको दूर किया जाएगा? अभी मैंने बताया कि जो खामियां मुख्य रूप से फादरलेस और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ही थी ज्यादातर, जी। तो हमने उनको दुरुस्त करने के लिए अपनी टीम लगाई हुई है और अगले 2-4 दिन में हमारा ये सब अपडेट हो जाएगा और एक कोरिजेंडम के माध्यम से हम फिर अपडेट करके सार्वजनिक करेंगे इस रिजल्ट को कि हमने ये चीजें ठीक कर दी हैं। ओके। सीईटी का रिवाइज रिजल्ट जिसमें बच्चों ने ऑब्जेक्शन किए थे, क्या आपने डिटेल रिजल्ट उनके साथ दिए हैं? रिवाइज होके ही आता है रिजल्ट, ये अलग बात है कि रिजल्ट रिवाइज आंसर की नहीं डाली गई। ओके। एनटीए ने जो ऑब्जेक्शन आए उन जी। पे विचार किया और जो सही पाए गए, जो सही कैंडिडेट का ऑब्जेक्शन था जी। उसको मान लिया गया है और जो सही नहीं था उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया है कि कैंडिडेट का ऑब्जेक्शन मैंने इसलिए नहीं माना है, जी। तो वो रिवाइज करके ही रिजल्ट दिया है। अच्छा, टीजीटी जो रिजल्ट आया उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 4 गुना 5 गुना इस तरीके से कुछ बुलाया, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है सर उसका? नहीं, उसमें हमारा क्राइटेरिया पहले से ही अलग है। हमने नियम बनाया हुआ है उसमें कि हम 2 टाइम देखते हैं। मान लो 100 पोस्टें हैं जी। तो हम 200 की कट ऑफ देखते हैं कि 200 की कट ऑफ कहाँ तक जा रही है और उसमें से 5 नंबर लेस कर देते हैं जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर हैं। वो इसलिए करते हैं कि कोई कैंडिडेट ये आके ना कह दे कि अगर मेरे को आप शॉर्ट लिस्टेड करते, मेरे पास 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के थे तो मेरी सिलेक्शन हो जाती। तो इसलिए हम 2 टाइम -5 करके बुलाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, क्लर्क वेटिंग 5/2019 कब तक लगेगी? क्योंकि जो बाहर निकालने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप कब तक निकालोगे तभी वो वेटिंग लगेगी? कब तक ये सारा प्रोसेस? कुछ कैंडिडेट ने तो अपनी सर्विस पे माननीय उच्च न्यायालय से स्टे लिया हुआ है जी। और रही वेटिंग की बात, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे एक मीटिंग हुई थी तो उन्होंने सब डिपार्टमेंटों को ये कहा है कि आप अपनी वैकेंसी पोजीशन HSSC को भेजिए ताकि वेटिंग जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। मगर अभी तक 13 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारे को कोई यही नहीं बताया कि हमारे पास कितनी कितनी सीटें किस किस कैटेगरी में खाली हैं। तो हमारे पास तो जब 100% डिपार्टमेंट्स का आ जाएगा हम तभी उस स्थिति में होंगे कि हम वेटिंग क्लियर कर सकें। टीजीईटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट में जर्नल 50% और आरक्षित के 40%
क्राइटेरिया फॉलो हुआ है या नहीं सर? हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं हुआ तो वो डीवी के टाइम देख लेंगे, अगर वो ये फुलफिल नहीं कर रहा क्राइटेरिया जी। तो उसको नॉट एलिजिबल कर देंगे। जी। सीईटी का शेड्यूल कब तक जारी हो जाएगा सर? सीईटी का शेड्यूल तो एक तो हमने जो हम करेक्शन कर रहे हैं जी। अपने डाटे में, वो करेक्शन करके अपडेट करके, तो हमने अभी तक ये फार्मूला निकाला है, मैं आपके माध्यम से कैंडिडेट को बता दें जी। कि हम अब ग्रुप वाइज शॉर्ट लिस्टेड करेंगे और उसमें कुछ मार्जिन रखेंगे, जैसे 4 टाइम ना करके 5.5 गुना 6 गुना कर देंगे, और उन सब के रोल नंबर हम सार्वजनिक करेंगे कि इस ग्रुप में हमारे ये कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हैं, जिसको टेंटेटिव कहेंगे हम जी। कि टेंटेटिव शॉर्ट लिस्टेड हैं। और अगर अब भी कोई कैंडिडेट अपने किसी तरह से सोशो इकोनॉमिक के नंबर विड्रॉल कराना चाहता है तो वो विड्रॉल कर ले, और किसी ने किसी की कोई शिकायत करनी है कि इसने फेक नंबर लिए हुए हैं, वो भी कर सकता है, उसकी भी हम जांच करेंगे और उसके बाद ही हम एग्ज़ाम करेंगे उनका। अब हमने ये किया है कि हम ये मौका सबको ना दे के सिर्फ उन्हीं लोगों को दें जो हमारे शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं। जो ये फेक नंबर ले हुए हैं जी, अच्छा फिर वे वापस भी ले हुए हैं, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता? नहीं, एक्शन होता है ना। बहुत से कैंडिडेट आपको ऐसे मिले होंगे जो सिलेक्शन में जाने के बाद भी ज्वाइनिंग पे जब पहुंचे और डिपार्टमेंट ने उनसे एफिडेविट लिया या डिपार्टमेंट के पास सीआईडी की रिपोर्ट पहुंच गई कि इसके घर में तो नौकरी है, इसने झूठ बोल के नंबर लिए हैं, तो सिलेक्शन से बच्चे बहुत बाहर हुए हैं। और हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि ऐसे कैंडिडेट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप इन पे एफआईआर दर्ज कीजिए। ओके। अच्छा, ईएसएम को, क्योंकि ये सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ईएसएम को जर्नल में काउंट किया गया, उनको क्यों नहीं ईएसएम में ही काउंट नहीं किया गया सर? ये बताया तो ना कि हमारे जो PPP में ईएसएम का कोई डाटा नहीं था जी। और हमने उठाया था वहीं से सबको डाटा जी। जो जिसने भी ईएसएम में भरा है उसको हम लेके जा रहे हैं ईएसएम में। तो ये हो जाएगा जल्दी? बिल्कुल हो जाएगा, अगले 2 दिनों में हो जाएगा। और आपके माध्यम से ऐसे सभी कैंडिडेट्स मैं अनुरोध करूंगा जी। कि इसलिए आयोग में ना आए, हम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उसको उसकी कैटेगरी में ले जा रहे हैं। ओके। एक सर सवाल है, फायर कम ड्राइवर, इसमें 56 नंबर वाले का तो सिलेक्शन हो गया और 66 वाला रहेगा। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे फोन मेरे पास आए कि जी उसका तो हो गया और मेरे तो उसका कई गुना ज्यादा नंबर थे और मैं रह गया जी। ये बात आज हमारे पास बहुत से कैंडिडेट आए मिलने के लिए जी। और मैंने कुछ देर इंतजार आपकी भी इसीलिए करवाई जी कि आप भी उन कैंडिडेटों की समस्या देखूंगा, देखें आप जी। तो उन्होंने ही फॉर्म भरते टाइम कहीं ना कहीं गलती की है। वो उसने अपनी पोस्ट का नाम नहीं लिखा, कि जैसे कि उसने लिख दिया ITI, उसने लिख दिया डिप्लोमा जी। उसने लिखना चाहिए था ITI इन फायर फाइटिंग, ITI इन फायर इंजीनियरिंग, ITI इन फायर ऑपरेटर, डिप्लोमा इन फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग ऑपरेटर, पूरा लिखना था। शब्द नहीं लिखा उसने ये तो ITI या डिप्लोमा ही लिख के छोड़ दिया। ये ITI और डिप्लोमा नहीं लिखा। तो जब हम शॉर्ट लिस्टेड कर रहे थे तो डिप्लोमा या ITI का शॉर्ट लिस्टेड थोड़ी कर रहे थे। तो इस मानते हैं कि इस तरह के कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए, तो उन्होंने आज एप्लीकेशन दी है। उन सबको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन हो अगर जाएगा। वो शॉर्ट लिस्टेड में आ रहे हैं उनका सोल्यूशन होगा और उनको PMT में 100% शामिल करेंगे। लेकिन ये गलती स्टूडेंट की है। गलती स्टूडेंट की है कि उसने भरते टाइम ITI या डिप्लोमा लिख दिया, अपनी स्ट्रीम या ट्रेड नहीं लिखा, तो कंप्यूटर हमारा कैसे उठाए उसको। हम भी थोड़ा ये है कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ ले जा रहे थे कैंडिडेट को जी। पर हरियाणा का कैंडिडेट शायद डिजिटल के लिए भी अभ्यस्त नहीं हुआ, तो उसको वही तो वो पेन से फार्म भरने वाली की इसमें ही है। आदत पड़ी हुई है जी। तो आपके माध्यम से ये है कि फार्म भरते टाइम पूरी तरह से देख लें कि वो क्या भर रहे हैं। अगर कैफे वाले से भी भरवा रहे हैं तो वहां भी साथ बैठें,
प्रिंटिंग लेके उस फॉर्म को भरें कि आप भर क्या रहे हो। जी भाई देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, जब मेरे पास इस टाइप के बहुत सारे सवाल आए, वैसे बहुत सारे सवाल आए हैं ये ही टाइप के, तो मैं खुद ही शॉक्ड था कि कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन यहाँ पे जब ऑफिस में आया और यहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे कैंडिडेट आए, तो सर ने उनके फॉर्म दिखाए, सिर्फ ITI लिख रखा था, सिर्फ डिप्लोमा लिख रखा था, क्योंकि 3,59,000 फार्मा में से कंप्यूटर ने सिलेक्ट करना है उनको। और ITI कोई स्ट्रीम नहीं है, ITI इन, डिप्लोमा इन, आगे जो था वो तो भरा ही नहीं, ITI डिप्लोमा तक छोड़ दिया। तो ये आपकी एक ब्लंडर मिस्टेक है भाई। सर एक भाई का सवाल आया कि BA राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से की है एक ने, और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट केवल BA फर्स्ट ईयर तक था, तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसके लिए प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, और उस कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल करेंगे, क्योंकि हमारे हरियाणा में शर्त है कि उसने 3 साल अंग्रेजी पढ़ी होनी चाहिए, और यहाँ तक की नहीं है, 3 साल में उसका एग्रीगेट भी 50% होना चाहिए, कि 3 साल के नंबर बुला के इस सब्जेक्ट में जिसमें वो TGT के लिए आ रहा है उसमें 50% नंबर होने चाहिए उसके। अगर उसके 50% नहीं है, अगला जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसका भी जवाब साथ देता हूं, उस विषय में वो अगर हायर क्वालिफिकेशन में उसके 50% है, मैं तो सवाल पूछूंगा इसे, तो तब भी वो एलिजिबल है। जैसे मैंने MA इंग्लिश की, मैं एक बार सवाल पढ़ दूं सर, ताकि लोगों के दिमाग में आ जाए। मेरा सवाल जिनका सर जवाब दे रहे हैं, वो सवाल ये है कि TGT भर्ती में BA में 50% मार्क्स नहीं है, पर उसी विषय में MA में 50% से ज्यादा मार्क्स हैं, तो क्या वो योग्य माना जाएगा? 100% योग्य माना जाएगा। हमारी एडवर्टाइजमेंट में और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें लिखा हुआ है कि हम हायर क्वालिफिकेशन को मानने के लिए बाध्य हैं, पर उसी विषय में, ये नहीं कि वो MCOM का लेके आ जाए और TGT इंग्लिश का कैंडिडेट हो। जी अच्छा, एक सवाल आया सर, जिन बच्चों का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया था लेकिन हाई कोर्ट के कारण उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, तो क्या अब उनको फादरलेस के मार्क्स या नॉन गवर्नमेंट जॉब के मार्क्स विड्रॉ करने पड़ेंगे या नहीं? आपकी जानकारी के हिसाब से मैं एक नई जानकारी आपके माध्यम से और आज कैंडिडेट्स को दे रहा हूं जी, कि हम स्क्रूटनी के टाइम तक देखते थे कि आपके घर में नौकरी है या नहीं है जी, और सारी चीजें, बाकी योग्यताएं ये देखते थे कि आपकी कट ऑफ डेट से पहले है या नहीं है, यानी कि फॉर्म भरते टाइम आपकी योग्यता है कि नहीं है जी। तो हमारे जो आयोग था उसका रेजुलेशन था कि हम नॉन जॉब का DV तक देखेंगे कि आपके घर में नौकरी नहीं है, पर इस नियम को हमने कल ही बदल दिया है और अब हम कट ऑफ डेट का ही स्टेटस देखेंगे कि आपके घर में उस टाइम नौकरी थी या नहीं थी। अगर उस टाइम आपके घर में नौकरी नहीं थी तो आपको हम नॉन जॉब का बेनिफिट देंगे। तो ये सवाल ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जब वो कैंडिडेट ज्वाइनिंग भले ही ना हुई हो, जिस दिन उसने DV पे आया था या फॉर्म भरा था उस टाइम उसे घर में जॉब नहीं थी, तो उसको नंबर मिलेंगे। ओके। अच्छा सर, संस्कृत TGT की, ये सवाल बहुत सारे लोगों का आया मेरे पास, संस्कृत TGT की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 तारीख के बाद कर लीजिए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो TGT का फाइनल रिजल्ट PGT के फाइनल रिजल्ट तक होल्ड करे रखें, ताकि ये बच्चे सारे लग जाएं। जी संस्कृत तक कर रहे हैं, मेरा थोड़ा सा लगाओ। इसमें आपकी 2 ग्रीवेंसेज हैं जी, जो छिपी हुई है कैंडिडेट की तरफ से। अब मेरे को ये पता नहीं कि वो कौन सी है। एक तो ये है कि संस्कृत PGT का अभी कोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें PGT संस्कृत में ज्वाइनिंग होनी है। एक तो वो कैंडिडेट हो सकते हैं कि वहां PGT लगने दीजिए, फिर TGT उठाइए, ताकि जो लग जाए बाकी बचे हुए TGT लग जाएं। दूसरे ये हैं कि शायद PGT संस्कृत की पोस्टें निकली हुई है HPSC में, वहां एग्जाम होने दीजिए, वहां का रिजल्ट आने दीजिए, फिर TGT को आप संस्कृत को उठाइए। तो इसमें 2 पहलू हो सकते हैं, उसका हम एनालिसिस करेंगे। अगर इसमें देर हो रही होगी तो हम रिजल्ट निकालेंगे जल्दी। अगर जल्दी वो दोनों चीजें हो रही होंगी
तो टीजीटी का हम बाद में निकालने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें डबल हो भी जाते हैं तो वेटिंग वाले कैंडिडेट उठ जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा, कोई ज्यादा हाँ, क्रिटिकल और ये भी नहीं है कि जिसका टीजीटी में हो गया वो पीजीटी नहीं ज्वाइन कर सकता, या पीजीटी में हो गया टीजीटी नहीं कर सकता, ऐसा तो कोई बात तय नहीं है ना उसके ऊपर। जी। अच्छा सर, स्टेनो वालों की फिर से समस्या अटकती है, उनका फाइनली क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा सर, उसके बारे में कुछ विचार किया? स्टेनो का स्किल टेस्ट पहले होगा और हम मतलब पहले उनसे स्टेनो लिखवाई जाएगी? स्टेनो लिखवाई जाएगी और टाइप करवाई जाएगी। जो हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है कि जो हम पैरा बोल रहे हैं उसके सही शब्द ये हैं, फीड होंगे हमारे सॉफ्टवेयर में जी। जो कैंडिडेट लिखेगा ऑटोमेटिक मैपिंग होके पता लग जाएगा कि आपने इतनी गलतियां की हैं, और बताएंगे भी उसको कि आपने संवेदनशीलता लिखी है, आपने आधा नय पाया है, अंक की बिंदी होनी चाहिए थी, सही शब्द ये है, आपने ये लिखा है, इसलिए आपकी ये मिस्टेक है। लेकिन से आएगा या किस तरीके से होगा? रिटर्न का पेपर का है। ओके सर। अभी तो स्किल टेस्ट हो रहा है। अच्छा सर। अच्छा सर, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी थे जैसे ग्रुप डी का उन्होंने एक्सपीरियंस लगा दिया लेकिन फॉर्म क्लर्क का भर दिया, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं सर। ऐसे लगभग 3600 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्रुप डी का एक्सपीरियंस है और सीटी में सी में क्लेम किया हुआ है। तो क्या मुमकिन है सर उनको? नहीं, उनको बाहर करेंगे उनका एक्सपीरियंस देख के। तो ये भी एक गलती है कैंडिडेट की। तो ह्यूमर्स क्या फैलेंगे कि डी के नंबर दे दिए, या ये फैलेगा कि मेरे को एक्सपीरियंस के नंबर नहीं दिए जो कि उसके बनते ही नहीं। ओके, उनका बार फाइनली करेंगे। हाँ जी। अच्छा सर, आपके हाथ में कुछ पर्चा है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बस मैं यही बता रहा कि जितनी नैरेटिव हमारे खिलाफ बनाया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये ज्यादातर कैंडिडेट की वो है। यूट्यूबर्स भी, आलोचक भी, कुछ समाज सेवी भी हैं जिन्होंने कमेंट करने की बड़ी जल्दी रहती है। वो ये कहते हैं कि इन्होंने सारा थोप दिया, कि बच्चों पे ही थोप दिया कि उनकी गलतियां हैं। हाँ, जो गलतियां हमने माननी है वो हमारी है, पर ज्यादातर गलतियां बच्चों की ही हैं। मैं आंकड़ा आपको बताऊं जी। EWS एक्स सर्विसमैन 179 ने अप्लाई किया, ये कोई कैटेगरी नहीं होती। EWS एक्स सर्विसमैन कोई कैटेगरी ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह BCA में 36 लोगों ने भरा, BCA में 35 लोगों ने भरा, SC में 53 लोगों ने भरा। तो जो कोई कैटेगरी है ही नहीं उसमें आप फार्म भर रहे हो। डी का एक्सपीरियंस आप सी के साथ लगा रहे हो जी, सी का आप डी के साथ लगा रहे हो। आप पोस्ट का नाम नहीं लिख रहे हो कि किस चीज की अप्लाई कर रहे हो। शॉर्ट लिस्टेड करते हुए कैसे सिस्टम उठाएगा? पोस्ट का ही 4 गुना की कमांड देंगे या 5 गुना की कमांड देंगे। तो ज्यादातर गलतियां कैंडिडेट की हैं। वो अपना फॉर्म जो भरा उसने वो ही उठा के देख ले उसको कि मेरे फॉर्म में कितनी गलतियां हैं। ऐसे कैंडिडेट 1000 कैंडिडेट ऐसे हैं एक्स सर्विसमैन जिन्होंने क्लेम ये किया है कि मेरे घर में नौकरी नहीं है। एफिडेविट ये दे रहा कि इज वाज हैज बीन नॉट, कि मेरे घर में ना सर्विस है, ना थी, ना रही थी। वो खुद ही लगा हुआ था, कह रहा है कि मेरे घर में नौकरी नहीं है, वहां क्लेम कर रहा है नॉन जॉब के। तो गलतियां किसकी हैं जगदीप जी? ह्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, ह्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, ये कर दी, ये कर दी, ये कर दी। अच्छा सर, एक हरियाणा पुलिस की बात करें, कुछ बच्चों का मामला, कुछ बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ का कोर्ट में है, लेकिन कुछ बच्चे जिनका वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं था, वो 0.4 0.5 मार्क्स से रहे हैं, क्या उनके नंबर आने के चांस है सर? उनकी भी वेटिंग लगनी हाँ, एक बार अगर ज्वाइनिंग हो जाती है सबकी जी, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत से कैंडिडेट बायोमेट्रिक पे नहीं आए जी, बहुत से लोग अदर वैकेंसी में भी चले नहीं आए, अदर वैकेंसी में भी लगभग जो है वेटिंग के बाद भी लगभग 300 से 400 लोग और भी चांस है बच्चों के कि वो ज्वाइनिंग करेंगे। मतलब एक वेटिंग लिस्ट और आएगी, पर आएगी 6 महीने बाद, जब सबका स्टेटस क्लियर हो जाएगा
कि कितनों ने ज्वाइन किया, कितनों ने नहीं किया। अब ये 5 तारीख को सुना, इसमें क्या कुछ होने की संभावना है सर? देखो, क्योंकि इसमें फिर से मैं तो पॉजिटिव ही हूं कि ठीक ही होगा। रोस्टर लग चुका है इसमें, देखो क्या होता है। जी, मेरे युवा भाइयों को सर आप कोई मैसेज देना चाहें सर? मैसेज तो आपके माध्यम से यही है कि एक तो फार्म भरते टाइम वो ठीक भरें और एक मेहनत करें, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए। ना सरकार ये चाहती है कि लास्ट क्षणों में भर्ती हो। ये कुछ समस्याएं हैं, कुछ हमारी तरफ से हैं, कुछ आपकी तरफ से हैं, दोनों मिलजुल कर हल करेंगे इनको। और जो वादा किया है कि 31 दिसंबर 2023 60,000 भर्ती करेंगे, संकल्प है, विकल्प नहीं है, संकल्प को पूरा करेंगे। तो अब ये CET-C की कब तक पेपर कब से हो जाएंगे? अगस्त के फर्स्ट वीक से। कंफर्म है ये, मान के? कन्फर्म जी। तो भाई ऐसा इंटरव्यू तो मेरे ख्याल से मैंने पहली बार ही किया होगा, इतने सारे सवाल और इतनी सारी बात, क्योंकि मैं खुद परेशान था कि भाई इतनी सारी मिस्टेक HSSC बोर्ड से हुई, लेकिन यहाँ पर आकर नो पता लगा भैया बोर्ड से इतनी गलती नहीं है, गलती आपके फार्म भरने में है। और ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके द्वारा की गई हैं और ये रूमर्स फैलाए गए हैं। अब रूमर्स भी आप समझो भाई कहाँ से फैलाए जा सके हैं। तो फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है, और हमारे चेयरमैन साहब पे कई बार उंगलियां उठ जाए भाई, मैं हार्टली अप्रिशिएट इनके काम को करता हूं, और क्योंकि ये काम बड़े दिल से कर रहे हैं भाई, और इतना काम इतने बालका तो रोज मिलना, मैं यहाँ पे 15 मिनट बैठा रहा, 20 बालकों से मिल चुके, तो और सबकी समस्याएं, और किसी को भी भगाया नहीं गया, सबकी फाइल्स आपने रखी सर, एक्सेप्ट भी की फाइलें, ठीक है भाई वहां तक जमा करो, और जो हमारे लेवल पे है उसको ठीक करेंगे। जिसमें गलती बच्चों की, गलती बच्चों की उनको बताएंगे। पर ये जो शॉर्ट लिस्टेड करते हुए ये कह रहे 56 वाले के नहीं आया, 53 वाले के आ गया, ये आपने सारा आईना देख लिया। जी जी जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। तो भाई आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।